गंगानगर नाम के एक छोटे से गांव में विनोद नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी सुमन और मां कुसुम के साथ रहता था। विनोद अपनी पत्नी के कंजूसी से तंग आ चुका था। अरे क्या हुआ? भाग्यवान, यह मुंह क्यों चढ़ा रखा है तुमने? आप मुझसे बात मत करो जी, आपसे शादी करके तो मेरी किस्मत ही फूट गई। अरे मैं तुमसे ना प्यार करता हूँ, और हमारे पास अच्छा घर है, अच्छा खाते हैं, हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, फिर कहाँ किस्मत फूटी हुई है? अरे अच्छा, नसीब मेरा नहीं, आपकी माँ का है। सारी कमाई लाकर माँ की हथेली पर रख देते हो। घर का करता धरता तो उन्हीं को बना कर रखा है, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। तुम गलत समझ रही हो। माँ भी तुमसे उतना ही प्यार करती है जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ। माँ तजुर्बे वाली है, घर को अच्छे से चलाती है, थोड़ा सा बचा कर चलती है। जाना, लेकिन अपनी माँ के ही गुण गाते रहना। कर ली बात, इसमें चिढ़ने वाली कौन सी बात है? मैं तुम्हें देता तो हूं तुम्हारे खर्च के लिए। आपकी कोड़ी भर पैसे नहीं चाहिए। दरअसल विनोद एक अच्छा इंसान था। उसका किराने की दुकान थी। वो और उसका परिवार एक सुखी जीवन जीते थे। लेकिन उसकी पत्नी सुमन इस बात से चिढ़ी थी कि विनोद सारी कमाई अपनी माँ को देता था, क्योंकि उसकी माँ एक समझदार औरत थी। लेकिन कुछ समय बाद आए दिन घर में झगड़े होने लगे। अरे भाग्यवान, यह सामान बांधकर कहाँ जा रही हो? अपने मायके जा रही हूँ। क्या अब मैं ये नाइंसाफी और नहीं झेल सकती? आप रहो अपनी माँ के साथ मजे से, मैं आपको छोड़कर हमेशा के लिए अपने मायके जा रही हूँ और कभी नहीं आऊंगी। ऐसा मत करो भागवा, मेरा घर तुम्हारे बिना घर नहीं रहेगा। आखिर एक पत्नी की वजह से ही तो घर बनता है। अगर ऐसा है तो आपको मेरी शर्त माननी होगी। आप अपनी सारी कमाई मुझे ला कर दोगे। सारी की सारी आज से घर की मालकिन मैं होंगी। मेरे बिना घर में कुछ भी नहीं होगा। जो होगा वह मेरी मर्जी से होगा। पर ऐसे कैसे? मैं अपनी माँ को क्या कहूँगा? कहने सुनने को तो कुछ भी नहीं बचा जी। मैं जा रही हूँ, बस तभी वापस नहीं आऊंगी। रुक जाओ सुमन, मैं तुम्हारी यह शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। मैं सारी कमाई तुम्हें दे दूंगा। आज से ही तुम मेरे घर की मालकिन हो, पर इस घर को छोड़कर मत जाओ। ऐसे कैसे आप पर भरोसा कर लूं? सबसे पहले मुझे माँ जी से तिजोरी की चाबी ला कर दो। ठीक है, अभी लेकर आता हूँ। इतना बोलकर विनोद उदास चेहरा लेकर अपनी माँ के पास चला जाता है। माँ, वो तिजोरी की चाबी दे दो, नहीं तो सुमन अपने मायके चली जाएगी। अरे बेटा, इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है? कुछ दिनों भी तो उसे ही जिम्मेदारी मिलने वाली थी। अभी देती हूँ चाबी और तू उदास मत हो। धन्यवाद माँ, आपकी बात सुनकर मेरा दिल हल्का हो गया। बाप रे, तिजोरी में इतना सारा पैसा। अब मैं इस तिजोरी को पूरा पैसों से भर दूंगी, फिर मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। फिर ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। तो एक दिन विनोद थका हारा अपने घर आता है। भाग्यवान, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। तुम जल्दी से खाना परोस दो मेरे लिए। जी अभी लगाती हूँ आपके लिए खाना। सुमन खाना लगा देती है। खाने को देख विनोद हैरान हो जाता है।
यह क्या? मैं तो तुम्हें सुबह आलू के पराठे और पनीर की सब्जी बनाने के लिए बोलकर गया था, लेकिन तुमने तो सूखे आलू की सब्जी बनाई है। क्या हुआ, पैसे खत्म हो गए क्या? हाँ जी, जितने भी दिए थे सब खत्म, इसलिए ये चटनी बनानी पड़ी। तुम चिंता ना करो, यह लो पूरे 5,000 और कल से अच्छा खाना बनाना, आज मैं यही खा लेता हूँ। सुमन उन पैसों को ले जाकर तिजोरी में रख देती है, जिसमें पहले से बहुत सारे पैसे थे। इतने कम समय में इतने सारे पैसे जमा कर लिए, अब मैं और अमीर हो जाऊंगी। फिर तो मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। फिर ऐसे ही सुमन घर में धीरे धीरे करके खाना बनाना बंद कर देती है। जब उसका पति विनोद उससे सवाल करता है, तो कोई ना कोई बहाना बना देती है। अब धीरे धीरे उसके घर के हालात गिरते जा रहे थे। अरे भाग्यवान, मुझे तिजोरी से 50,000 निकाल कर, क्योंकि मुझे दुकान में सामान भरना है। दुकान में सब खत्म हो गया है और तुम्हें पता ही है कि त्योहार आने वाला है, तो मुझे सामान जल्द से जल्द भरना ही होगा। तिजोरी में तो कुछ भी नहीं है, आप देख लो। क्या तिजोरी में कुछ भी नहीं है? मैं तुम्हें इतने सारे पैसे लाकर तो देता हूँ, खुद 10 रुपए तक नहीं रखता और तुम बोल रही हो कि तिजोरी में 1 रुपए भी नहीं है। तो क्या आप मुझसे हिसाब लेंगे? देखिए जी, सब कुछ बर्दाश्त है, पर आप मुझ पर शक करेंगे, ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। हाँ, मैं मायके चली जाऊंगी। क्या करूंगी यहाँ रहकर, जब मेरे खुद के पति मुझे चोर समझते हैं। इतना बोलकर सुमन ड्रामा करके रोने लगती है। यह देख विनोद फिर से पिघल जाता है। अरे अरे भाग्यवान, मैं शक नहीं कर रहा, मैं तो बस तुमसे पूछ ही रहा था। तुम चिंता मत करो, मैं किसी और से उधार ले लूंगा और दुकान में सामान भर लूंगा। इतना बोलकर विनोद अपने दोस्त के पास जाता है। अरे भाई सोहन, मुझे 50,000 उधार चाहिए थे। मुझे अभी पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। अरे विनोद, तुम तो इतने पैसे वाले हो, तो तुम्हें पैसों की जरूरत कैसे पड़ गई? सब ठीक तो है ना मेरे भाई? हाँ भाई, सब ठीक है। अभी बस मेरे पास पैसे ही नहीं है और मुझे दुकान में सामान भरना है। रे विनोद भाई, तुमने तो मेरी इतनी मदद की है, मेरे बुरे वक्त में मेरा इतना साथ दिया है, तो मैं तुम्हें कैसे मना कर सकता हूं। यह लो 50,000, पर हाँ, तुम समय से रुपए लौटा देना। भाई इधर विनोद उधार ले रहा था, तो दूसरी तरफ सुमन अपनी 2 सहेलियों के साथ बैठी हंस रही थी। अरे क्या बात है, क्या नाटक किया है तुमने बहन? फिर क्या हुआ? फिर वही हुआ, 2 झूठे आंसू निकले और मायके जाने की धमकी दी। मेरा भोला पति बेचारा तिघर गया और झट से मुझ पर यकीन कर लिया। अरे सुमन बहन, तुम तो बहुत तेज हो। तेज होना पड़ता है, बहन तेज हो इसीलिए तो पूरा घर अपनी मुट्ठी में कर लिया। मैं तो घर में कई दिन तक खाना नहीं पकाती, उल्टा उन पैसों को छुपाकर घर की तिजोरी में रख देती हूँ। फिर तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर शाम होने पर विनोद घर आ जाता है। अरे क्या हुआ माँ, आप ऐसे क्यों कांप रही हो? क्या बहुत तेज बुखार है, कई घंटे से ऐसे ही कांप रही हूँ। अरे सुमन, जल्दी यहाँ पर आओ, देखो माँ की तबीयत कितनी खराब है। सुमन भागकर तुरंत आती है। माँ, मैं आ गया हूँ ना, अब आप चिंता मत करो, मैं अभी आपको अपने गांव के सबसे अच्छे अस्पताल में लेकर चलता हूँ।
जिससे आप तुरंत ही ठीक हो जाओगी। हाँ बेटा जल्दी ले चल सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। सुमन तुरंत पैसे लाकर दो माँ को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। ये सुनकर सुमन ही मन में सोचने लगती है, अगर यह माँ जी को अस्पताल लेकर गए तो 500 का पत्ता तो जाएगा ही, उल्टा ऊपर से अलग दवाइयाँ और जूस अलग से। नहीं, मैं इतने पैसे खर्च नहीं होने दे सकती, मुझे कुछ बहाना करना होगा। सोच सुमन सोच, अपना खुराफाती दिमाग चलाओ और कुछ सोचो। क्या सोच रही हो सुमन? मैंने कहा जल्दी पैसे लाकर दो माँ को अस्पताल लेकर जाना है। तभी झट से सुनम के दिमाग में एक चाल आ जाती है। अरे आप इतना क्यों घबरा रहे हो? ऐसे तो मां जी और भी ज्यादा घबरा जाएंगी। और दूसरी बात, अस्पताल दूर है, जाने में समय लग जाएगा, तब तक मां जी की तबीयत और बिगड़ जाएगी। तो तुम क्या चाहती हो सुमन? मैं अपनी माँ को ऐसे ही रहने दूं? आप शांत हो जाइए जी, मैंने अपनी माँ से सीखा था, एक काढ़ा 10 मिनट में बना कर देती हूँ। अरे पर माँ की तबीयत बहुत खराब है, काढ़ा से माँ की तबीयत कैसे ठीक होगी? अरे आपको क्या मुझ पर भरोसा नहीं है? ये मेरी भी तो माँ है। ठीक है, पर तुम जल्दी से काढ़ा बना कर आओ। फिर सरला रसोई में जाती है और मन ही मन में बड़बड़ा नहीं लगती है। इनको तो बोल दिया, मुझे तो कोई काढ़ा बनाना आता ही नहीं है, ऐसे ही कुछ बना देती हूँ। सुमन ऐसे ही आधा अधूरा उल्टा सीधा काढ़ा बना देती है और माँ को पिला देती है। अब क्या हुआ जी, आप आराम कीजिए, माँ जी जल्दी से बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। इनका ध्यान मैं रख लूंगी, पर मेरी माँ आप जाइए और सो जाइए, मैं हूँ। यहाँ विनोद उसकी बात मानकर सो जाता है। सुबह होने पर सुमन विनोद को माँ से मिलने नहीं देती और उसे दुकान पर भेज देती है। लगातार 2 दिन बीमार रहने के बाद माँ बेचारी अपने आप ही ठीक हो जाती है। धीरे धीरे सुमन की कंजूसी और बढ़ती जा रही थी, जिसे विनोद भी जानने लगा था। लेकिन जब भी वह उससे कुछ पूछता तो वह नाटक करने लग जाती। फिर एक दिन शाम होने पर विनोद अपने घर जाता है। चलिए जी, आज आपकी बहन की यहाँ चलते हैं। हाँ ठीक है, चलते हैं, लेकिन अभी मेरे को बहुत तेज भूख लग रही है। अभी खाना खा लो, फिर खाना खाने के बाद चलूंगा। तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए नहीं बना पाए। आपकी बहन के घर जाकर ही खा लेंगे। अरे पर मेरी बात तो सुनो सुमन। चुपचाप चलिए जी। सुमन जबरदस्ती ही विनोद को उसकी बहन के घर ले जाती है। अरे आप लोग इस टाइम यहाँ पर क्या हुआ? वो क्या है ना कुसुम, बहन तुम्हारे भाई को तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए काम से आते ही सीधा चले आए। फिर बहन मन में सोचती है, अरे यह तो खाने के टाइम आए हैं, एक बार पूछ लूं। तुम कहो तो तुम्हारे लिए ले आओ मैं खाना। लो ननद हो, तुम्हारे यहाँ थोड़ी शर्माई जा, ले आओ खाना। यह देख विनोद शर्मिंदा हो जाता है। ये क्या कर रही हो? ओ भाग्यवान, हमारे इतने बुरे दिन भी नहीं आए कि किसी और के घर पर जाकर हम खाना मांग कर खाए। चुप रहिए जी, आपकी ही बहन है जी। ऐसे झूठे मन से ही पूछा था, लेकिन ये तो सच में गले पड़ गए। उसके बाद वह दोनों वहां खाना खाकर घर वापस लौट जाते हैं।
अब सुमन की जी कंजूसी ज्यादा से ज्यादा ही बढ़ती जा रही थी। अक्सर वो रिश्तेदारों के यहाँ जाती और जबरदस्ती खाना खाकर आती और अपने पति और सास के लिए खाना मांग लाती। उसने विनोद और उसकी माँ की नाक में दम कर दिया था। ना घर में खाना बनता, ना ही नए कपड़े आते, ना घर की मरम्मत होती, और तो और उसने दूध लेना भी बंद कर दिया था। उसने धीरे धीरे करके एक एक पैसों से तिजोरी भर दी थी। उस तिजोरी का ना तो विनोद को पता था और ना ही उसकी माँ को। फिर एक दिन रात होने पर हाय, मैंने कितने सारे रुपए जोड़ लिए। मैं इस गांव में सबसे ज्यादा सेट हो गई। जब वह यह सब अपने आप से बोल रही थी, तभी कोई उसे चुपके से देख रहा था। फिर वो तिजोरी को ताला लगाकर चाबी एक जगह छुपा देती है। अरे सुनती हो, मैं माँ को लेकर जा रहा हूँ मंदिर के दर्शन करवाने दूसरे गांव। कल तक लौटूंगा। विनोद और उसकी माँ दोनों चले जाते हैं। मैं अकेली यहाँ क्या करूँगी? मैं मायके चली जाती हूँ। 2 टाइम खाना वही खा लूंगी, पैसे भी बच जाएं। फिर सुमन पैसे बचाने के चक्कर में वह तिजोरी की चाबी लेना ही भूल जाती है। अगले दिन जब विनोद और उसकी माँ वापस आते हैं, तो सुमन भी आ जाती है। सुमन जैसे ही तिजोरी के पास गई तो चिल्ला उठी, क्योंकि तिजोरी खुली हुई थी और सारा पैसा गायब था। सुमन की यह आवाज सुनकर विनोद और उसकी माँ भी वहां आ जाते हैं। क्या हुआ? ऐसे क्यों चिल्ला रही हो सुमन? कुछ बोलने की बजाय जोर जोर से रोने लगती है। अरे क्या हुआ? ऐसे क्यों रो रही हो तुम? मैंने सब बर्बाद कर दिया जी। इस तिजोरी में सारे पैसे थे जो मैंने इसने रखे थे, किसी ने चुरा लिए। मुझे नहीं पता जी कैसे चोरी हुए। मैंने तो चाबी संभाल कर रखी थी। किसी ने मुझ पर जरूर नजर रखी होगी। इतने दिनों से जो विनोद चुपचाप सह रहा था, आज वो फट पड़ा। बस से बहुत हुआ सुमन। तुम्हारा दुख इस बात का नहीं है कि पैसे चोरी हुए, बल्कि दुख इस बात का है कि तुमने हमें भूखा रखकर और हमसे इतने पैसे छुपा कर रखे। अरे खाली पेट मुझे काम नहीं होता था। तुम्हारी वजह से अपनी दुकान ठप पड़ गई। लोगों से कर्ज ले लेकर चारों तरफ से गिर चुका हूं। हर कोई दुकान पर पैसे मांगने ही आता है, पर मैं क्या करता हूं? मैं सबसे पहले तो मैं ही पैसे लाकर देता हूं, क्योंकि जिम्मेदारी है मेरी। खुद परेशान रहकर तुम्हारा ख्याल रखता हूं। अब तुमने अपनी कंजूसी का नतीजा देखा ना, सब बर्बाद हो गया। विनोद की ऐसी बात सुनकर सुमन और जोर जोर से रोने लगती है। हर बात पर तुम मुझे धमकी देती थी ना कि मायके चली जाऊंगी, मायके चली जाऊंगी। तो आज मैं भी तुमसे कहता हूं, मुझे ऐसी पत्नी बिल्कुल भी नहीं चाहिए जो पैसों की इतनी लालची हो, उसे परिवार की परेशानियां भी ना दिखे। जाओ, चली जाओ। मेरे घर से मेरा तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं है। नहीं, ऐसा मत कीजिए। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है कि लालच जितना बढ़ाओ उतना ही बढ़ता है। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी और माँ जी के साथ बहुत गलत किया है। अब क्या होगा? तुम्हारी गलती मांगने से यह सब बदल थोड़ी जाएगा। आज मैंने वह सीखा है जो आप और माँ जी मुझे लाख बोलने के बाद भी नहीं समझा पाए, और इस चोरी ने मुझे जिंदगी भर का सबक दे दिया है। तब क्या हो जाए एक पल का भरोसा नहीं है। आप सही कहते थे जी कि अच्छे बुरे समय के लिए थोड़ा पैसा अलग उठाकर जरूर रखो।
पर इतना भी नहीं कि हम आज जीना ही भूल जाएं। मैंने जो किया मैं उसके लिए आपसे और माँ जी से दिल से माफी मांगती हूँ जी, और मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद से कंजूसी का एक भी कतरा मेरे अंदर नहीं मिलेगा। मैं इतनी समझदारी से काम कर लूंगी कि ये बुरा वक्त कब अच्छा वक्त हो जाएगा। बेटा बहू दिल से माफी मांग रही है, हमें उसे एक मौका और देना चाहिए। मेरा तजुर्बा कहता है कि इसे इसकी सीख मिल चुकी है। ठीक है माँ, लेकिन यह इसके लिए आखिरी मौका है। देखना मैं इस गलती की भरपाई ऐसे करूंगी कि आप सबको मुझ पर नाज होगा। वो तीनों एक नई सिरे से जिंदगी की शुरुआत करते हैं। विनोद दिन रात एक करके अपने दुकान के ग्राहक को वापस लाता है, लोगों से और पैसे उधार लेकर अपनी दुकान में सामान भरवा है और पहले की तरह सुमन को सारे पैसे लाभ कर देता है। लेकिन सुमन इस बार बिल्कुल बदल चुकी थी। घर का माहौल, रहन सहन, खाना पना पहले से डबल हो गया था।